So hello students, this is our next lecture, and in this lecture we'll be studying particle in one dimensional box. That is, if we confine a particle in a one dimensional box, then how it's going to behave, how its energy will vary, how its wave function will vary. That is what we are going to see. So let us start. आपको यहाँ सामने दिख रहा है कि ये एक आपका वन डायमेंशनल बॉक्स है. ठीक है, दिस इज अ वन डायमेंशनल बॉक्स, यू कैन सी इट राइट. अभी इसकी कंडीशंस क्या हैं कि आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उन पे जो पोटेंशियल है वो आपका इनफाइनाइट है. आप देख पा रहे हैं वो पोटेंशियल कितना है आपका, इनफाइनाइट है. अब इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब है ये जो वॉल्स हैं ये कैसी हो गई आपकी, रिजिड वॉल्स हो गई. कैसी वॉल्स हो गई आपकी, रिजिड वॉल्स हो गई. दैट मीन्स पार्टिकल कैन नॉट पेनिट्रेट बियॉन्ड दीज वॉल्स. यानी पार्टिकल सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा, इनसाइड द बॉक्स मिलेगा. यहाँ पर आपको पार्टिकल नहीं मिल सकता, ना यहाँ पर ना यहाँ पर. तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो पोटेंशियल्स हैं दे आर इनफाइनाइट. ठीक है, वी हैव इंडिकेटेड देम. अब ये जो पोटेंशियल इनफाइनाइट हुई है या ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स है, इसकी डायमेंशन कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है, x इज इक्वल्स टू 0 से शुरू है और x इज इक्वल्स टू l पर खत्म है. दैट इज इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, l है. यानी इसकी लेंथ कितनी है, l लेंथ है. ठीक है, तो अब ये हमें क्लियर हो गया कि पार्टिकल हमें सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही मिलेगा किसी भी कंडीशन में. और जब जब वो इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी रहेगी, ज़ीरो. क्यों, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि पार्टिकल हमेशा हमें मूविंग कंडीशन में मिले. देयरफॉर उसकी सारी एनर्जी कैसी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी. क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी तभी तो वो पूरा टाइम मूव करता रहेगा. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइम पे इन्वॉल्व से ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है, वैसे तो हम मान करके चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पर है ही नहीं, सारी एनर्जी इसके पास किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है. ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी में आ जाते हैं. सो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m. ठीक है, जो पार्टिकल है उसको अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका मास m है एंड इट इज कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ l. ठीक है, पोटेंशियल वेल क्यों कहा है, क्योंकि इस वेल की यानी इस कुएं की जो दोनों तरफ की जो हाइट्स हैं, दोनों तरफ के जो पोटेंशियल्स हैं वो हमने डिफाइन किए हैं. कैसे डिफाइन किए हैं, द पोटेंशियल्स आर डिफाइंड लाइक दिस. दैट इज v of x, x is varying right 0 to l. तो v of x जब x आपका 0 से लेस देन और इक्वल टू होगा तो आपकी पोटेंशियल कितनी होगी, इनफाइनाइट. वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट है. उसके बाद जब आपका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा, कब कब होगा, जब x आपका 0 और l के बीच में वेरी करेगा. यानी जब आपका x जो है वो इन दोनों के बीच में रहेगा. यानी कि जो पार्टिकल की पोटेंशियल है, पार्टिकल कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m. नाउ उसके बाद में नेक्स्ट पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, अगेन इन्फिनिटी आ गया, लेकिन ये कब आएगा, जब आपका x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू l होगा. यहाँ पे ये टाइपो मिस्टेक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l. ठीक है, ये आपका हो जाएगा अगेन इन्फिनिटी. तो ये आपका एक वेल बन गया जिसकी वॉल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो चुकी हैं. अब हम इसके लिए वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे. उसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर्स इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी. और श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन कैसे करेंगे, पहले आप डिसाइड करेंगे इट विल बी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट. तो इट्स वेरी क्लियर कि ये जो केस होगा ये आपका कैसा होगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का केस होगा. देयरफॉर इस सिचुएशन में हम लोग सीधा सीधा सामने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डेराइव किया था, और प्रीवियस लेक्चर में आप देख पाएंगे इट वाज डेल स्क्वायर साई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट का श्रोडिंगर इक्वेशन था. ये इक्वेशन कैसे आया था, आपने यहाँ पे एनर्जी को कंसीडर किया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को आपने v से डिनोट किया था, एंड सिंस इट वाज टाइम इंडिपेंडेंट देयरफॉर इट वाज जस्ट पोजीशन डिपेंडेंट. और फिर आपने काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m लिखा था प्लस v, और यहाँ पर आपका था एनर्जी E,
और दोनों तरफ आपने साई से मल्टीप्लाई कर दिया था, दोनों तरफ आपने क्या किया था, साई से मल्टीप्लाई किया था। तो साई से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ई साई और पी स्क्वायर साई का वैल्यू यहाँ पुट किया था एंड देन यू ऑब्टेन दिस श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हमारी हो गई वेल के अंदर। अब इसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि वेल के अंदर जो आपका V है यानी कि जो पोटेंशियल है वो कितना है पार्टिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉन का, वो है आपका 0। तो V की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे विल ऑब्टेन 2m/h क्रॉस स्क्वायर। सो लेट अस सी ये हमारा क्या बन जाता है। सो नाउ V की वैल्यू 0 पुट करने के बाद अगेन 2me/h क्रॉस स्क्वायर आ गया। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो व्हाट वी विल डू, ये जो आपका यहाँ पे 2me/h क्रॉस स्क्वायर बन रहा है इसको हमने कंसीडर कर लिया कि लेट k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me/h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है ना, k स्क्वायर को मान लो या k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2me/h क्रॉस स्क्वायर मान लो। तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर। तो उसकी जगह आपने यहाँ पे k स्क्वायर लिख दिया। अब ये आपकी सिंपली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और ये हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रखी है। और वी नो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है साई एक्स इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्यूशन है क्या ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सॉल्यूशन में ये जो वेव फंक्शन हमारा निकल के आया है इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन निकल के आया है एक्सपेक्टेड वन, नॉट द फाइनल वन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। तो ये जो एक्सपेक्टेड निकल के आया है इसकी हम बाउंड्री कंडीशंस पे चेक करेंगे वैल्यूज क्या क्या है एंड देन उसके बाद फाइनल वाला निकालेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या क्या थी, हम जानते हैं कि ये हमारा वेल था। तो इस वेल की हमारे पास दो बाउंड्रीज थी, एक थी x इक्वल टू 0 और दूसरी बाउंड्री थी x इज इक्वल्स टू एल। हमें पता था कि बियॉन्ड x इज इक्वल्स टू 0 यानी इधर की साइड में आपका वेव फंक्शन कितना होना था, 0 होना था। क्यों 0 होना था, क्योंकि जहाँ पार्टिकल नहीं है वहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जब हमें पता है कि x इक्वल टू 0 के इधर आपका पार्टिकल नहीं मिल सकता, देयरफॉर उस पार्टिकल का वेव फंक्शन यहाँ पे कैसा होगा, 0 होगा। तो दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पर साई इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही पार्टिकल आपका x इक्वल टू एल के बियॉन्ड नहीं मिल सकता, या x इज इक्वल्स टू एल चूंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पोटेंशियल था, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू एल पे भी साई कैसा हो जाएगा आपका 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये हम इस सॉल्यूशन में साई में इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो इसको हम देखेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, ये हमने पुट किया कि फॉर x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो। यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, साइन 0 तो वैसे भी 0 हो जाना है, प्लस ये क्या हो जाएगा b cos 0। तो b cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 इज 1 और साई की वैल्यू कितनी है x इक्वल टू 0 पे 0। तो देयरफॉर ये आपका जो कंडीशन बन गया ये कुछ इस तरीके से बन गया, यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, साई इज इक्वल्स टू 0 और फिर साइन के एक्स 0 और b इंटू 1, देयरफॉर b की क्या वैल्यू आ गई आपकी 0। तो हमें ये पता चल गया कि b की वैल्यू दैट मीन्स 0 है, यानी कि b की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर आपका वेव फंक्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन डाल करके देख लेते हैं कि उससे क्या कंडीशन बनती है। तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया एक बाउंड्री कंडीशन से कि साई एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, इतना सॉल्यूशन तो अभी है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन डालेंगे, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन डालने के बाद x इज इक्वल्स टू एल डालने के बाद में आप जानते हैं वहां पे भी साई एक्स कितना हो जाएगा 0, यानी कि साई ऑफ एल कितना होगा 0। तो अब देखिए साई 0 पुट कर दिया आपने, a साइन के एल के एक्स, एक्स की जगह एल पुट किया है, प्लस b की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी। ठीक है, b की वैल्यू 0 थी, cos के यहाँ पे भी आपका l है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जब आपकी cos की मल्टीप्लीकेशन 0 से हो गई तो दैट मीन्स ये वाला फैक्टर तो आपका गया। तो यानी कि a साइन के एल किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, a साइन के एल 0 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि a तो 0 हो नहीं सकता, a 0 नहीं हो सकता। a 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया, b पहले से 0 था, तो दैट मीन्स साई आपका कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा x की सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि इनसाइड द पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनसाइड द पोटेंशियल वेल आपका
साइज 0 हो गया, दैट मीन्स कि पार्टिकल अंदर है ही नहीं, बट ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा चॉइस क्या बचती है कि साइन के एल जो है इसकी वैल्यू 0 हो, तो साइन के एल इक्वल टू 0 कब कब होगा, जब जब साइन में जो ये जो के एल है यानी ये जो थीटा है ये आपका साइन एन पाई इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन एन पाई के इक्वल होगा, यानी के एल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एन पाई का, क्योंकि इन्हीं एन पाई वैल्यूज के लिए ही आपका साइन जो है वो 0 देगा। तो यहाँ से के इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एन पाई डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि के की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, अंडर रूट 2 mv बाय एच क्रॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू पुट कर देंगे एन पाई बाई एल, यहाँ पे पुट किया, दोनों तरफ का स्क्वायर लिया तो ये बन गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2 me बाय एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, ई की वैल्यू निकालोगे तो ई के साथ वालों को सबको इधर भेज दो, तो कितना हो गया, ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये आपका एच क्रॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में चला गया डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, तो ये आपकी e की वैल्यू आ गई। अब अगर मान लो h क्रॉस की उसमें नहीं चाहिए हमें टर्म्स में, तो h क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, h क्रॉस इज इक्वल्स टू h बाय 2 पाई, h क्रॉस इज इक्वल्स टू h बाय 2 पाई, तो e इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, e इज इक्वल्स टू आ गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एच क्रॉस की जगह h बाय 2 पाई रख दो, यानी कि h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे 2ml स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या क्या आपका यहाँ से कट गया है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला गया, तो ये वैल्यू आपकी बन के आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर, ठीक है। तो एच क्रॉस स्क्वायर की टर्म्स में ये हो गई एनर्जी और एच की टर्म्स में ये हो गई, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं, हमने इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एच क्रॉस की स्क्वायर की टर्म्स में है और ये हमारा एच की टर्म्स में हमने यहाँ लिखा है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे अगर कि जो एनर्जी लेवल्स हैं पार्टिकल इन 1D में, यानी कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया है तो उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डायमेंशन के स्क्वायर के, यानी कि ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l स्क्वायर और ई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एन की वैल्यू आप जानते हैं, ये एन पाई था ना एंगल वाला, उसकी वैल्यूज 1 2 3 ऐसे करके वेरी कर सकती है। तो आपको पता चल गया कि एनर्जी किन दो फैक्टर्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, दूसरा मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी एनर्जी, ठीक है। एच तो प्लैंक कांस्टेंट तो आपका है ही कांस्टेंट। नाउ इसकी जो सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी वो किसकी वैल्यूज के लिए हो सकती है, एन की मिनिमम वैल्यू इज 1, ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर, और ये ई एन इज इक्वल्स टू 1 है आपकी, यानी कि 0 पॉइंट एनर्जी से कहते हैं या फिर इसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। और 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल्स टू या ई मिनिमम इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर आपको n इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकालनी है, यानी सेकंड स्टेट के लिए निकालनी है, सिंपली n की जगह 2 पुट कर दो, तो n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वाली की एनर्जी थी एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर, सेकेंड वाली की 4, तो इसकी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय E1, ऐसे n इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और बाद में साथ में आपका E1 वाला फैक्टर रहेगा, तो 9E1, ऐसे 4 वाले के तो 4 का स्क्वायर 16E1, ऐसे ही आपका क्या है nth एनर्जी स्टेट अगर आप निकालोगे तो n स्क्वायर E1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चली गया ये सारी चीजें क्या क्या है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपकी हो जाएगी n इक्वल टू 2, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालिए तो व्हाट यू विल डू, you will put n is equals to 2. For second excited state you will put n is equals to 3, right, and for minimum or the lowest energy state you will put n is equals to 1 for the energy values, right. Now
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके एनर्जी लेवल्स का जो वेरिएशन है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, इनके बीच में एनर्जी के लेवल्स के बीच में गैप इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपो है, ध्यान देंगे। इसको आप सिर्फ एच रीड करेंगे, एच कट इसको यानी एच क्रॉस इसको रीड नहीं करेंगे, दिस इज ए टाइपो। ठीक है, इसको आप सिर्फ एच रीड करेंगे, एच स्क्वायर, राइट। क्लियर है यहाँ पे? अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप क्लासिकल मैकेनिकली देखेंगे इसकी एनर्जी, तो वो कितनी है? 0। ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी आप अगर देखेंगे तो इट इज 0 एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू साई एवरीवेयर विच इज फॉर्मूला, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं कि जो इसका वेव फंक्शन है, वो तो एनर्जी निकाल दी हमने, अब इसका वेव फंक्शन भी तो निकालना है हमने। तो वेव फंक्शन आपका कितना आया था? साई एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला फैक्टर तो हमारा 0 हो गया था, है ना, बी की वैल्यू 0 आई थी हमारी, और अभी हमारे पास के की वैल्यू आई थी एन पाई बाई एल, तो एन पाई बाई एल यहाँ पुट कर दिया, तो साई की वैल्यू कितनी आ गई? ए साइन एन पाई एक्स बाय एल। लेकिन अभी तक हमारे पास इस ए यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं है, ये जो हमारा वेव फंक्शन बना था इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसे कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पार्टिकल है उस वो हमेशा हमें इस बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। दैट मीन्स उसके और दूसरा उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो, यू नो इट। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये इंश्योर करता है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है इनसाइड दिस बॉक्स इट इज इक्वल टू 1 एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो इसको आपने इस तरीके से निकालना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि आपने अगर इसका जो डायमेंशन है वो वेरी किया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, देन साई स्टार साई इज डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे साई स्टार क्या है और साई क्या है? साई आपका नॉर्मली जो आपने निकाला है साई एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे आपने निकाल लिया ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये आपका एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल। और जो इसका साई स्टार वाला पार्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका आयोटा आता है साई में, उसको माइनस आयोटा से यानी माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ साई में तो कहीं आई है ही नहीं, देयरफॉर इसका साई स्टार भी क्या होगा? सेम ही होगा, दैट इज ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो इसमें साई और साई स्टार दोनों सेम हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन समझ में आ गया। इट इज ए कंडीशन विच इंश्योर्स दैट the probability या total probability of finding the particle inside the box is equivalent to 1, right? now इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने कंडीशन पुट करी, अब हमें मेन तो था कि वेव फंक्शन निकालना था, तो हमें पता था यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं है, तो इसी को हम पहले नॉर्मलाइज करेंगे और नॉर्मलाइज करके हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी इंश्योर करनी है कि 1 ही आए, 0 से लेके एल तक। ठीक है, उसी के बीच में हमारा पार्टिकल मिलेगा। नाउ मोड ऑफ साई एन एक्स स्क्वायर यानी साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स। अब आप जानते हैं उसमें आयोटा पार्ट तो है नहीं, तो हमारा सेम ही रहेगा, तो सिंपली हमारे वेव फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए मोड ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे और 1 के इक्विवेलेंट रखोगे और ए की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए है? हमारी नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशन है। अब इसको कैसे करोगे? अब सिंपली तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, इसको सिंपली तो इंटीग्रेट नहीं करोगे आप, पहले साइन स्क्वायर थीटा को सिंपली एक सिंगल पावर वाली ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप जानते हैं किसके इक्वल हो जाता है आपका? यस, ये आपका हो जाता है हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा के इक्वल। ठीक है,
कैसे हो जाता है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की और इसको वैल्यू को पुट करके आपने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन शुरू किया। अब ये जो कैलकुलेशन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे आएगा। नाउ इससे अगर आप निकालोगे कि आपका साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आप देख सकते हैं 2 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, सो यू विल बी गेटिंग 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो ये 1/2 आपका बाहर ले लिया आपने, यहाँ पे पुट की इसकी वैल्यू, तो ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 आपका ये आ गया। उसके बाद 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या था, n पाई x बाई एल, तो कोस 2 n पाई x बाई एल। ठीक है, अब एज इट इज ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली आपका x आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन आपका sin थीटा होता है, बस जो x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर देते हो, तो 2n पाई डिवाइडेड बाई l ये आ गया आपका। तो दिस इज l बाय 2n पाई साइन 2n पाई x बाई l। आपने इसकी बाउंड्री कंडीशंस कहाँ से कहाँ तक लगाई है, 0 से लेके l तक। तो इस वेरिएबल से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप ये करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कैसे करेंगे आप इसको, ये हो गया आपका a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद में आप अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट आपका l। अब जैसे आप l यहाँ पे रखेंगे इस वाले उसमें पार्ट में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है आपकी 0, तो यहाँ 0 रखेंगे ये भी 0 हो गया, और यहाँ 0 रखेंगे ये भी 0 हो गया, तो बेसिकली आपका क्या आ गया यहाँ पे 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट टू 1 है, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय l, और a इज इक्वल्स टू ये आपका निकल के आ गया a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय l। ठीक है, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय l। तो अब जो वेव फंक्शन हमारा था साइन x इज इक्वल्स टू a, सॉरी साई x इज इक्वल्स टू a साइन n पाई x बाई l, उसमें a की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2 बाय l। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हमने इसका एम्पलीट्यूड निकाल लिया और एम्पलीट्यूड निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई किस केस में, पार्टिकल इन 1D के केस में। किसके केस में आई है ये, पार्टिकल इन 1D के केस में, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन के केस में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि इनसाइड द पार्टिकल क्या क्या चीज़ें आपकी वेरी कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ये सपोज हमारा पार्टिकल इन 1D का, ये हमारा 1 डायमेंशनल वेल है, इसके अंदर पार्टिकल है हमारा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है वो आपका, ये जस्ट एक डिस्कशन है, डेरिवेशन वो सब वहीं तक खत्म हो चुका है आपका। इवन सेकंड वाला थोड़ा और ऊपर रहेगा, इनमें गैप बढ़ जाएगा, आप जानते हो एन स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है। तीसरे वाला और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एन स्क्वायर मतलब उसमें तो सीधा 9 पहुंचता है आपका फैक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये आपका E3 वाला है। तो इस तरीके से एनर्जीज के बीच में गैप बढ़ता जाता है। दूसरा, जब आप वेव फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो जो साई 1 होता है वो आपका वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है आपका वेव फंक्शन। जब आप सेकंड वाला यानी साइड 2 को डिनोट करते हैं, यानी सेकंड स्टेट में वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, जब आप थर्ड स्टेट में वेव फंक्शन डिनोट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आपका मिलता है आपको। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप इनके नेमिंग करेंगे, ये आपका साई 1 हो गया, ये आपका साई 2 हो गया, ये आपका साई 3 हो गया। ठीक है, ये आपके वेव फंक्शंस हो जाते हैं। अब जब आप प्रोबेबिलिटी निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे हो जाएगी, फर्स्ट वाले में तो प्रोबेबिलिटी आपकी, सपोज उसको मैं ब्लू कलर से
यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ, सॉरी ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये आपका प्रोबेबिलिटी का कर्व हो गया P1, यानी फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। P2 सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका ऐसे गया, ऐसे गया, ध्यान दीजिएगा ये जहाँ पे नोड आएगा वहाँ पे ऐसे गया, और दूसरे वाला भी, चूंकि आपका प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मोड ऑफ साई स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। किसके इक्विवेलेंट होती है? मोड ऑफ साई स्क्वायर के, देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। तो थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी आपकी किस तरीके से आएगी? ऐसे P3 इस तरीके से आएगी। जो नेगेटिव वाला साई का पार्ट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इज P3, यानी कि थर्ड स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज में कहाँ कहाँ जीरो हो रही है थर्ड स्टेट में? यहाँ पर और यहाँ पे। सेकंड वाली स्टेट में कहाँ कहाँ जीरो हो रही है? यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। ये जो आपका रेड वाले से मैंने डिनोट किया है ये आपका वेव फॉर्म्स हैं, फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में और थर्ड स्टेट में। और ये स्ट्रेट लाइन से जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, और इसमें आप देख रहे हो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप आपका कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। गैप कैसे हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो ये पूरा आपका पार्टिकल इन 1D का डेरिवेशन था। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको जा करके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू शेयर इट विद योर फेलो स्टूडेंट्स and help them out, and thank you. If you are having any query, do write in the comment section. At least it will help me to find out that what is the things that I need to add in these lectures for you. तो ध्यान दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरीज को लिखें। आप प्रॉब्लम्स को लिखेंगे तो मेरे लिए थोड़ा और अवेयरनेस बढ़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें और आपके हिसाब से इंक्लूड होनी चाहिए। सो दीज आर द फ्री लेक्चर्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, and this is the only motivation for me to work. Thank you, bye bye, and all the best.